दोस्तों हम लोगों ने भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास में पिछली क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा किया जो आपके परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। साथियों, आज की क्लास में हम लोग उसके आगे की चर्चा करेंगे और आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा भारत में सरकार की व्यवस्था। साथियों, भारत में सरकार की व्यवस्था को जानने से पहले हम लोगों को दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करनी होगी। जैसे हम लोग शासन की अगर बात करते हैं तो शासन आप जानते हैं कि हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, यानी कि फेडरल गवर्नेंस को अपनाया गया है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था को भी अपनाया गया है, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एक रिकैप करेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था और संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में, और उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। किस तरीके से आपके यहाँ पर व्यवस्था को किया गया है, कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण अंग होते हैं, इन सभी बिंदुओं की चर्चा जो है हम लोग अपनी आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। हेडिंग आप बनाइएगा, भारत में सरकार की व्यवस्था। हेडिंग आपकी क्या हो जाएगी? भारत में सरकार की व्यवस्था कैसी है। तो दोस्तों, सरकार की व्यवस्था के बारे में जब हम लोग बात करने चलते हैं तो सबसे पहले आपको दो महत्वपूर्ण चीजों की बात करनी है। एक, आप जानते हैं कि हम लोगों ने शासन व्यवस्था को जो डिवाइड किया था, क्लासिफाइड किया था शासन व्यवस्था को, इसको हम लोगों ने एक आधार अपनाया था। वो कौन सा आधार था? तो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी कि राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों के डिवीजन के आधार पर हम लोगों ने शासन के दो अलग अलग रूपों को देखा था। एक को हम लोगों ने क्या कहा था? एकात्मक कहा था, यानी कि यूनिटरी कहा था, एकात्मक शासन व्यवस्था बतलाया। और दोस्तों, जो दूसरा था उसको हम लोगों ने क्या बतलाया था? संघात्मक शासन व्यवस्था बतलाया था। तो एकात्मक और संघात्मक का मतलब यहां पर हो जाता है फेडरल, और अगर हम लोग एकात्मक की बात करते हैं तो ये कैसा हो जाता है? इसको हम लोग कहते हैं यूनिटरी। तो एकात्मक और संघात्मक में सीधा सा मतलब होता है, एकात्मक अगर होगा तो दोस्तों सभी शक्तियां कहां पर आ जाएंगी? जो सभी शक्तियां होंगी वो कहां पर आ जाएंगी? तो सभी शक्तियां एक में हो जाएंगी, अर्थात एक में होने का यहां पर तात्पर्य हो जाएगा कि केंद्र में होंगी। दूसरा जो आपको संघात्मक शासन व्यवस्था दिया गया है, यहां पर शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। और दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि यह शक्तियों का विभाजन किसके बीच में पाया जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल और होता है कि यह केंद्र और राज्य के बीच में जो हम लोग शक्तियों के डिवीजन की बात करते हैं, यह डिवीजन कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा कि यह डिवीजन जो है ये संविधान के द्वारा किया गया है। कौन ये डिवीजन करता है? तो संविधान करता है। और संविधान में इस डिवीजन का प्रावधान आपको कहां पर दिया गया है? तो इसका पूरा प्रावधान आपको 7वें शेड्यूल में देखने को मिल जाता है। संविधान की जो 7वीं अनुसूची है वहां पर आपको इसका प्रावधान देखने को मिल जाता है। अब दूसरा एक सवाल आता है कि आखिर हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है या फिर एकात्मक शासन व्यवस्था को? तो ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में जब हम लोग बात करते हैं भारत के संदर्भ में, तो भारत में अगर सामान्य परिस्थितियां हैं तो सामान्यतः यहाँ पर कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया है? यहाँ पर सामान्यतः जो है वो संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। और जब हमारे यहाँ की स्थितियां दोस्तों आपातकालीन हो जाएंगी, तो आपातकालीन समय में अगर हमारे यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। कहने का मतलब ये है कि आमतौर पर हम लोग क्या कहेंगे कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन जब आपातकालीन परिस्थिति होगी तो उस समय हमारे यहाँ का जो शासन होता है, गवर्नेंस होता है, वो हो जाता है एकात्मक, यानी कि सभी शक्तियां कहां पर आ जाती हैं? केंद्र में। दूसरा एक हमने आपको तरीका बतलाया था
किस आधार पर? तो यहां पर हम लोगों ने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के आधार पर हम लोगों ने बताया था। तो और कार्यपालिका में जो मेंबर होते हैं उनके आधार पर हम लोगों ने बताया था, इनके दोनों के बीच के रिलेशन के आधार पर। तो इस आधार पर दोस्तों हमारे पास क्या था, दो तरीके यहां पर हम लोगों ने फिर से अपनाया था। एक को हम लोगों ने क्या कहा था, संसदीय शासन व्यवस्था कहा था। एक को हम लोगों ने संसदीय शासन व्यवस्था बतलाया था। और दोस्तों दूसरा क्या हो जाता है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली हो जाती है या अध्यक्षात्मक शासन हो जाता है। तो दो तरीके हमारे यहां पर होते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिडेंशियल कहते हैं। एक को हम लोग प्रेसिडेंशियल कहते हैं और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री कहते हैं। दूसरे को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री बोला जाता है। तो अगर हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है तो इसका मतलब हो जाता है कि विधायिका के सदस्य ही कहां पर आएंगे, विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर हम लोग अगर इसको डिवाइड किए हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि अगर संसदीय शासन व्यवस्था है तो मतलब हो जाएगा कि विधायिका के जो सदस्य होंगे ये सभी के सभी सदस्य कहां पर आ जाएंगे, कार्यपालिका में आ जाएंगे। यानी कि विधायिका के सदस्य ही अगर कार्यपालिका में आ जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। दूसरा एक यहाँ पर तरीका दोस्त ये हो जाता है कि अगर हम लोग यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका की बात कर रहे हैं, विधायिका और कार्यपालिका की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर अध्यक्षीय शासन प्रणाली होगी तो विधायिका और कार्यपालिका इन दोनों के सदस्य कैसे होंगे, इन दोनों के जो सदस्य होंगे तो ध्यान रखिएगा कि कार्यपालिका का सदस्य अलग होगा, विधायिका का सदस्य अलग होगा। मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर कि विधायिका और कार्यपालिका में किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं पाया जाता है। और दूसरी चीज यहाँ पर यह भी एक बात ध्यान रखिएगा कि संसदीय शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व का शासन पाया जाता है। यहाँ पर उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे सामान्य तौर पर आप देखते हैं कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो निम्न सदन अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चाहे तो आप एक पॉइंट के रूप में यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख लेंगे कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, मंत्रिपरिषद जो होती है वह निम्न सदन अर्थात इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग लोकसभा कहते हैं। मंत्रिपरिषद निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी होती है। बात यहां पर क्लियर है। बहुत देखिए छोटी छोटी बातें हैं और ये सभी बातें जब आप अच्छे तरीके से समझते रहेंगे तभी आप एक प्रॉपर कंसेप्ट बना पाएंगे। अदरवाइज आपको अगर केवल रटना ही है तो वो आप रटने के लिए स्वतंत्र हैं, किसी भी तरीके से आप उसको रट सकते हैं। दूसरा एक सवाल आपसे पूछ लिया जाता है अक्सर कि हमारे यहाँ जो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है इसको हमने कहाँ से लिया है, तो ये हम लोगों ने लिया था ब्रिटेन के संविधान से। और जब हम लोगों ने संविधान के शुरुआती लेक्चर्स में बात किया था तो वहां पर हमने आपको बहुत विस्तार से बताया था कि किस तरीके से हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया, इसके पीछे वजह क्या रही है। तो इन सभी बातों पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अल्टीमेट यहाँ पर एक बात कन्फर्म हो जाती है कि हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। एक चीज आप यहां पर ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग संघात्मक शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि शक्तियों का यहां पर आपको डिवीजन देखने को मिलेगा। अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इसमें बात कर लेते हैं कि सरकार के कौन कौन सी यहां पर व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग अगर सरकार के अंग की बात करते हैं तो हेडिंग आप बनाइएगा सरकार के अंग। और जब हम लोग सरकार के अंग की बात करते हैं
तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप कि सरकार के अंगों की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा कौन कौन से सरकार के अंग होते हैं। तो सरकार के अंगों की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको नंबर 1 मिल जाएगा। इसको 2 और 3 पार्ट में हम लोग सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। सरकार के अंग में जब हम लोग पहली बार बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको नंबर 1 पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग कहेंगे विधायिका, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव कहते हैं। दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे को हम लोग कहते हैं कार्यपालिका, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तीसरे को हम लोग क्या कहते हैं, तीसरे को हम लोग कहते हैं न्यायपालिका, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जुडिशियरी कहते हैं। यहां तक की बात आपको कंफर्म हो गई। और जब हम लोग विधायिका को, चूंकि हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो विधायिका को अब हम लोग 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। तो विधायिका को जब आप 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक आपका हो जाता है कहाँ का, एक हो जाता है आपका केंद्रीय विधायिका, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं राज्य की विधायिका। फिर इसी तरीके से हम लोग जब कार्यपालिका की बात करते हैं तो कार्यपालिका में अगर आप देखेंगे तो एक हो जाता है आपकी केंद्रीय कार्यपालिका, और दूसरा कौन सा हो जाता है, राज्य की कार्यपालिका होती है। ठीक इसी तरीके से अगर आप देखेंगे न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका में आपको ध्यान में रखना होगा कि एक को हम लोग क्या कहेंगे, केंद्रीय कहेंगे, जल्दबाजी नहीं करिएगा। एक को हम लोग केंद्रीय कहते हैं, दूसरा को हम लोग राज्य कहते हैं। हालांकि यहाँ पर एक चीज आपको मैं पहले कंफर्म कर दूं कि यहाँ पर जो न्यायपालिका की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर यूनिटरी होती है, यानी कि एकहरी न्यायपालिका की बात की गई है। और ये सभी जो होते हैं ये एक सीढ़ी नुमा होती है, और सीढ़ी नुमा का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि सबसे पहले सबसे नीचे जो होता है वो आपके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, फिर उसके बाद राज्यों के अलग अलग हाई कोर्ट्स होते हैं, और फिर सबसे शीर्ष पर अगर बात करेंगे, मोस्ट सुप्रीम की बात करेंगे, तो वहां पर आ जाता है आपका सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात हम लोग करेंगे। तो इसलिए केंद्रीय और राज्य का जो हम लोगों ने यहाँ पर डिवीजन किया है, तो उसको उस संदर्भ में आपको नहीं लेना है कि केंद्र की अलग होगी और राज्य की अलग होगी, है ना। तो ये एक अपील करने का होता है। और सबसे पहले आप कोई भी अगर मुकदमा चल रहा है तो उसकी शुरुआत होती है आपके लोअर कोर्ट से, जो कि आपने देखा होगा जिला में होते हैं, और फिर उसकी अपील आप कहाँ करते हैं, हाई कोर्ट में करते हैं। और हाई कोर्ट की अपील करने के लिए आपके पास क्या होता है, सबसे शीर्षस्थ संस्था जो होती है वो होता है आपका सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके से न्यायपालिका की बात हम लोगों ने कर लिया। एक चीज यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जब हम लोग विधायिका की बात करते हैं तो इसका दोस्त काम क्या होता है, इसका काम होता है विधि बनाना। इसका कार्य क्या है, विधि बनाना, टू मेक अ लॉ। इसका काम होता है विधि का निर्माण करना। कार्यपालिका की बात अगर करते हैं तो इसको लागू करना कार्य किसका होता है, ये होता है कार्यपालिका का, इसका काम है लागू करना। और जो तीसरा होता है न्यायपालिका, इसका काम होता है जांच करना। इसका काम क्या है, जांच करना। किस बात की जांच करता है, जरा इसको भी समझ लीजिए कि क्या बनाया गया जो कानून है, कानून संविधान के अनुसार है या नहीं, संविधान के अनुसार है या नहीं है, इसी बात की जांच करता है। अगर संविधान के अनुसार है तब वो विधेयक जो आया, जो कानून बना रहता है, वो क्या होता है, आगे के लिए कंटिन्यू हो जाएगा, ये आगे के लिए कंटिन्यू हो जाएगा। और अगर ये संविधान के अनुसार नहीं है तो दोस्त ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। और इसी तरीके का प्रोविजन अगर आपको याद हो
तो हम लोगों ने बात करा था आर्टिकल 13 में, जब हमने आपको बताया था कानून की परिभाषा या विधि की परिभाषा बताया था। आर्टिकल 13 में हमने आपको बताया था कि विधायिका के द्वारा किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं किया जाएगा जो कि फंडामेंटल राइट के ऊपर होता है या फंडामेंटल राइट का किसी तरीके से वायलेशन करता है। अगर इस तरीके से कोई भी वायलेशन होता है तो वहां पर क्या हो जाएगा कि वो उस सीमा तक समाप्त हो जाएगा या शून्य घोषित हो जाएगा या वहां तक छाया हो जाएगी तो जहां तक ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है। तो आर्टिकल 13 का थोड़ा सा यहाँ पर प्रभाव आपको दिखलाई पड़ सकता है और आपको मालूम होगा कि कुछ इसी तरीके की जो प्रोसेस होती है उसी को हम लोग जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। और न्यायिक पुनर्विलोकन की जो व्यवस्था है उसको हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। विधायिका होता है, विधि बनाता है, कार्यपालिका होता है, उसको लागू करता है, और न्यायपालिका जो होती है वो विधायिका के द्वारा बनाए गए और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए कानूनों की समीक्षा करती है कि क्या वह संविधान के अनुसार है या नहीं है। अब संविधान के अनुसार होने का मतलब यहाँ पर बहुत सिंपल सा होता है कि जितने भी हम लोगों ने आइडियल वर्ड्स पढ़े थे प्रियम्बल पढ़ने के दौरान, तो वो सारी चीजें यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही। यानी कहने का मतलब है कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको प्रभावित किए बिना विधायिका कानून का निर्माण कर सकती है। और हमने आपको बतलाया था जब 7वीं अनुसूची हम लोगों ने पढ़ा था कि किस विषय पर कौन सी सरकार कानून बनाएगी, तो इसकी चर्चा हम लोगों ने विस्तार पूर्वक कर लिया है कि अगर कोई विषय केंद्रीय महत्व का है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय संसद को होगी, और अगर कोई भी ऐसा विषय है जो कि राज्य के महत्व का है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा, और अगर दोनों के महत्व का है तो बनाने का अधिकार दोनों को होगा। लेकिन अगर एक ही विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं तो उस कंडीशन में ज्यादा जो प्रभावी होने वाला कानून होगा वो केंद्रीय कानून वहां पर प्रभावी हो जाएगा। तो ये सारी बात हम लोग कर चुके हैं, तो यहां पर इतनी सारी बातें आपको कन्फर्म हो गई होंगी। अब देखिएगा, जब हम लोग विधायिका की बात कर रहे हैं और केंद्रीय विधायिका की बात करते हैं तो जो केंद्र की विधायिका होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं संसद यानी कि पार्लियामेंट कहते हैं। जो राज्य की विधायिका होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कह देते हैं राज्य विधान मंडल, इसको बोला जाता है। बात क्लियर है। अब जब हम लोगों को संसद के बारे में बात करनी है तो ध्यान रखिएगा संसद में कितने लोग होते हैं। तो संसद में दोस्तों होता है 3 पार्ट। कौन कौन सा एक को हम लोग कहते हैं लोकसभा, दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं राज्यसभा, और तीसरे को हम लोग क्या कहते हैं राष्ट्रपति कहते हैं। अभी इसको मैं और कंफर्म आपको करवाता हूं। राज्य विधान मंडल की बात करते हैं तो यहां पर भी क्या होता है, एक होता है राज्य की विधान सभा, एक क्या होता है विधान सभा, दूसरा कौन सा होता है विधान परिषद होता है, और तीसरे में कौन हो जाता है राज्यपाल हो जाता है। ये सब बहुत बेसिक बातें हैं, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। जब हम लोग संसद की बात करते हैं यानी कि केंद्रीय विधायिका की बात करते हैं तो यहां पर आपको 2 सदन होता है और एक राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 79 में इसका पूरा प्रावधान किया गया है। और जब हम लोग आर्टिकल 79 को स्टडी करते हैं तो वहां पर आपको एक बात लिखा गया है कि जो केंद्रीय संसद होगी वह 2 सदनों और राष्ट्रपति से मिलकर के बना होगा। बस इतनी सी बात आपको लिखा गया है आर्टिकल 79 में। अब 2 सदन कौन कौन से होंगे, तो वो एक होगा लोकसभा और दूसरा कौन सा होता है राज्यसभा। ठीक इसी तरीके से देखेंगे तो आर्टिकल 168 में आपको किस बात का प्रावधान है, राज्य विधान मंडल का, जो कि राज्य की विधायिका को हम लोग राज्य विधान मंडल कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 168 राज्य विधान मंडल एक या एक से अधिक सदनों और राज्यपाल से मिलकर के बना होता है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो विधान परिषद है यह प्रत्येक राज्यों में नहीं होता है, ये कुछ ही राज्यों में है, जबकि विधानसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं और यह प्रत्येक राज्य में मौजूद है। तो विधान परिषद जो है वो हर एक राज्य में नहीं है, इसीलिए लिखा गया है
कि राज्य की जो विधायिका होगी वह एक या एक से अधिक सदनों और राज्यपाल से मिलकर के बना होता है। दूसरा एक यहाँ पर महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है, जैसे हम लोग राज्यपाल और राष्ट्रपति की बात करते हैं तो देखिएगा, ध्यान से इस बात को समझिएगा कि चूंकि हम लोगों ने बताया है कि विधायिका का काम क्या होता है, विधि का निर्माण करना, और जब भी कोई भी बिल आता है तो बिल तो आप जानते हैं, जब कोई भी बिल सदन में पेश किया जाएगा तो सदन में पेश करने के बाद ये क्या होता है, सदन एक में जाता है, हाउस वन में जाएगा, यहां से पारित होगा तो इसको फिर कहां लाया जाएगा, तो हाउस टू में लाया जाएगा। और जब ये कोई बिल दोनों सदनों से पारित हो जाएगा तो दोनों सदनों से पारित होने के बाद, अभी तक ये क्या था, अभी तक ये बिल ही है, जब दोनों सदनों से पारित हो गया फिर अगर केंद्र की बात है तो ये कहां पर जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। और अगर ये राज्य की बात है तो कहां पर जाएगा, यह राज्यपाल के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास जाएगा और जब राष्ट्रपति या राज्यपाल का हस्ताक्षर हो जाएगा तभी यह जो बिल है ये किसमें कन्वर्ट होता है, यह एक्ट में परिवर्तित होता है। तो इसीलिए चूंकि विधि बनाना है तो जब तक राष्ट्रपति या राज्यपाल का हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक कोई भी बिल विधायिका के द्वारा जो पास किया गया है वह एक्ट या कानून नहीं बनता है। तो इसलिए राष्ट्रपति या राज्यपाल जो होता है वह विधायिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जबकि अगर हम लोग वास्तविक रूप में देखते हैं तो राज्यपाल या राष्ट्रपति जो होता है वो किस प्रकार का होता है, तो ये जो होता है ये कार्यपालिका का पार्ट माना जाता है, लेकिन विधायिका का महत्वपूर्ण हिस्सा इसलिए हो जाता है क्योंकि जब तक इसका हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक कोई बिल एक्ट के रूप में परिवर्तित नहीं होता है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण और बहुत बेसिक सी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि इसके बिना अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे। ठीक इसी तरीके से यहां पर आप जरा देखिएगा, ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कार्यपालिका की बात अगर हम लोग करें तो कार्यपालिका में आप जरा देखिएगा, तो जैसे केंद्रीय कार्यपालिका की बात हम लोग कर रहे हैं, केंद्रीय कार्यपालिका की जब हम लोग बात करते हैं या राज्य की कार्यपालिका की, तो यहां पर बेसिकली क्या हो जाता है, अगर केंद्रीय की बात कर रहे हैं तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर होता है और साथ ही साथ क्या होता है, इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। इसको C.M को आप क्या समझेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन होता है, एक तो CM होता है यानी कि मुख्यमंत्री होता है, और साथ ही साथ इसकी क्या होती है, इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये हम लोग क्या करते हैं, कार्यपालिका की बात करते हैं। तो कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होंगे, प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। साथ ही साथ अगर राज्य की बात कर रहे हैं तो वहां पर चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। तो इस तरीके से विधायिका और कार्यपालिका की बात हम लोगों ने यहां पर कर लिया है। अब देखिएगा, जो हम लोग कार्यपालिका की अगर बात कर रहे हैं तो कार्यपालिका में भी अगर आप देखेंगे तो ये दो प्रकार के इसके हेड होते हैं। कार्यपालिका की बात अगर करेंगे तो कार्यपालिका में भी आपको दो प्रकार के हेड देखने को मिलते हैं। जब हम लोग कार्यपालिका को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो कार्यपालिका हमारी जो एग्जीक्यूटिव है ये दो टाइप की होती है। एग्जीक्यूटिव हमारी कितने टाइप की होती है, ये दो टाइप की होती है। जैसे कि अगर आप डिवाइड करना चाहें तो कार्यपालिका को भी आप कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको औपचारिक कहते हैं, है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, औपचारिक कहेंगे, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, औपचारिक एक होता है, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक कहते हैं। एक जो एग्जीक्यूटिव होता है इसको हम लोग क्या कहेंगे, रियल एग्जीक्यूटिव कहेंगे, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो जो नॉमिनल होता है, औपचारिक होता है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका। तो इसमें कौन शामिल होता है, तो इसमें भी आपको दो तो नहीं कहा जाएगा, इसमें हम लोग किसको शामिल कर सकते हैं, एक हम लोग कह सकते हैं दोस्तों राष्ट्रपति को, अगर ये हम लोग केंद्र की बात कर रहे हैं, और दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा हो जाता है आपका राज्यपाल। ये बात कर रहे हैं कहाँ की,
कि राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्यों में जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है उसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति, या फिर राज्यों की अगर बात करेंगे तो वहां पर हो जाता है राज्यपाल। जब हम लोग वास्तविक की बात करते हैं तो इसमें भी आपके दो आप समझिएगा, एक को हम लोग क्या कहते हैं, एक को हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री, और दूसरा अगर हम लोग राज्यों की बात कर रहे हैं तो वहां पर हो जाता है मुख्यमंत्री। यहां पर कौन हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा। तो हमारे पास अगर वास्तविक की बात करते हैं तो यहां पर भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री होते हैं, और अगर हम लोग औपचारिक यानी कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड की बात करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल कहते हैं। बात यहां पर क्लियर हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको और भी ध्यान में रखना है, जैसे इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेड ऑफ स्टेट इसको बोलते हैं, हेड ऑफ स्टेट इसको बोला जाता है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को हम लोग क्या बोलते हैं, संवैधानिक प्रमुख बोलते हैं, या संविधान का हेड बोलते हैं, या इसी को आप लिख सकते हैं संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो ये होता है केंद्र में कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति। और अगर हम लोग राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्यों में संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, तो वो राज्यपाल हो जाता है। ये बात आपको यहां पर समझ में आई। इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो संवैधानिक रूप में जो समस्त शक्तियां होती हैं, खास करके एग्जीक्यूटिव हेड में, तो समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं, राष्ट्रपति जो होता है इसी में केंद्र की समस्त कार्यपालिकी शक्तियां निहित होती हैं। क्या होगा, समस्त कार्यपालिकीय शक्तियां जो होती हैं ये किसमें निहित होती हैं, समस्त कार्यपालिकीय शक्तियां कहां पर निहित होती हैं, तो ये होता है राष्ट्रपति में। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये कैसा होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ये नॉमिनल होता है, यानी कि नाम मात्र का। और वास्तविक रूप में राष्ट्रपति अपनी समस्त कार्यपालिकीय शक्तियों का प्रयोग करने में किसकी हेल्प लेता है, तो प्राइम मिनिस्टर होता है। और साथ ही साथ इनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है उसकी सहायता से ये अपने समस्त कार्यों को संचालित करता है। यानी कि राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिकी शक्तियों का प्रमुख होता है, लेकिन यह अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो होता है वह मंत्रिपरिषद का हेड होता है, यानी कि मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। ये इतनी बातें आपको कंफर्म हो गई। अब इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री होता है या फिर मुख्यमंत्री होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक अध्यक्ष बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे, वास्तविक अध्यक्ष बोलेंगे, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शासन का अध्यक्ष बोला जाता है, शासन का अध्यक्ष बोला जाता है। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, तो आंसर आप क्या लगाएंगे, प्रधानमंत्री होता है। या भारत में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में शासन का अध्यक्ष कौन होता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा। या फिर राज्यों की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री यहां पर हो जाएगा। इतनी सारी बात आपको समझ में आई। या इसमें आप देखेंगे तो सरकार का अध्यक्ष भी आप लिख सकते हैं, सरकार का अध्यक्ष भी अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो उसका भी आंसर आपका यही हो जाएगा। हेड ऑफ स्टेट की अगर बात करेंगे तो हेड ऑफ स्टेट में कौन आ जाएगा, या तो राष्ट्रपति रहेगा, और अगर राज्यों की बात करेंगे तो वहां पर आपका आंसर राज्यपाल हो जाएगा। देखिए ये तो हो गया एक तरीके से राजनीतिक कार्यपालिका की बात हम लोग कर रहे थे। इसको आप क्या लिख लेंगे, राजनैतिक कार्यपालिका, या इसी को क्या कहा जाएगा दोस्तों, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की जब बात कर रहे थे तो ये हमारे सामने ये दो तरीके से हम लोगों ने इसको डिवाइड कर लिया।
अब दूसरा होता है एक अस्थाई कार्यपालिका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रशासनिक कार्यपालिका। हेडिंग एक बना लीजिएगा छोटा सा, उसमें आपको क्या लिखना होगा, वास्तविक कार्यपालिका। यहां पर क्या बताएंगे, वास्तविक, यहां पर क्या लिखेंगे, अस्थाई कार्यपालिका। और ये कैसा था जो हम लोगों ने अभी बात किया, तो ये अस्थाई था, यानी कि ये हमेशा ये बदलता रहता है, हर एक 5 साल में क्या होगा, इसमें परिवर्तन होता रहता है। लेकिन जब अस्थाई कार्यपालिका की बात करते हैं, तो अस्थाई कार्यपालिका में अगर आप देखेंगे तो यहां पर बेसिकली कौन आ जाता है, इसी को या इसको हम लोग क्या कहेंगे, परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोलेंगे, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव बोला जाएगा इसको, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रशासनिक कार्यपालिका बोला जाएगा। और प्रशासनिक कार्यपालिका में जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर कौन से आ जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं। यहां पर कौन होंगे, ब्यूरोक्रेट्स आपके शामिल होंगे, जिसको आप क्या कहते हैं, नौकरशाही कहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन की जब बात करते हैं तो ये कैसा होता है, अस्थाई होता है। जैसे इसमें जितने भी आपके सिविल सेवक होते हैं, ये सभी क्या करते हैं कि जो भी कार्यपालिका विधायिका ने कानून को बनाया है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए काम कौन करता है, तो ये सभी प्रशासनिक अधिकारी इसमें कार्य करते हैं। और अगर हम लोग राजनीतिक की बात करते हैं तो वहां पर राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री होता है। राज्यों की बात करेंगे तो राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री होगा। तो इस तरीके से जो है ये आपका पूरा एक सिस्टम बन करके तैयार होता है। अब हम लोगों को बात करना होगा कि जिस तरीके से आपने एक एक डिवीजन जो पढ़ा हुआ है, इसमें कौन कौन से और महत्वपूर्ण बातें आपको देखने को मिलती हैं। जैसे एक चीज और यहां पर थोड़ा सा और कंफर्म करिएगा कि जो अस्थाई कार्यपालिका है ये अपने काम कैसे करती है, विभिन्न प्रकार के जो सचिवालय आप सुनते हैं तो ये सभी क्या होते हैं, ये अपने सचिवालय के माध्यम से सभी कार्य को संचालित करते हैं। और जो आपके अस्थाई होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, वो सभी क्या करते हैं कि अपने अपने अलग अलग मंत्रालयों के जरिए जो विधायिका ने कानून को बनाया है उसको वो एग्जीक्यूट करने का कार्य करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो बहुत सिंपल सी बातें थी जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि आपको इन सभी टॉपिक में कॉन्सेप्ट बनाने के लिए जो सबसे जरूरी बात थी उसकी चर्चा हम लोगों ने कंप्लीट किया है। चले अब यहां पर हम लोगों को बात करनी है सरकार के अंग में, और सरकार के अंग में बात करेंगे तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे केंद्र के बारे में, यानी कि संघ से संबंधित प्रावधानों को। तो संघ से संबंधित जो प्रावधान है इसमें आप हेडिंग बनाइएगा सरकार के अंग। और सरकार के अंग में आप देखेंगे तो हम लोगों को बात करना है किसके बारे में, सरकार के अंग की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, और ये जो पर्पस है बात करने का ये होगा आपका संघ से संबंधित प्रावधान है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि संघ से संबंधित जो भी प्रावधान है वो आपको संविधान के भाग 5 में दिया गया है। कौन सा भाग होगा, तो संविधान का जो भाग संख्या 5 है यहां पर आपको सरकार के अंग की बात की गई है, और खास करके वो कौन सा होगा, तो संघ से संबंधित होगा। यहां पर बात करें तो आर्टिकल कौन सा होगा, तो आर्टिकल संख्या हो जाएगा आपका आर्टिकल 52 से लेकर के 151 के बीच में इसका पूरा प्रावधान आपको देखने को मिल जाता है। सरकार के अंगों की बात करनी है तो इसलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको कुल इसमें हम लोग 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सरकार के अंग में आप जानते हैं कौन कौन सा होगा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होता है। लेकिन इसमें एक पार्ट आपको और करना होगा। टोटल हम लोग कितने पार्ट में करेंगे, पढ़ने के लिए हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इसको आप क्या करिएगा, 4 पार्ट में डिवाइड करिएगा। सबसे पहले यहां पर क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाता है कार्यपालिका,
इसी क्रम में हम लोग अपनी बात को पढ़ेंगे भी। दूसरे नंबर पर हो जाता है आपका विधायिका, तीसरे नंबर पर हो जाएगा आपका न्यायपालिका, और चौथे नंबर पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर होता है और उसका नाम होता है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इसको बोला जाता है ना। बात क्लियर हो गई होगी। अब जब हम लोग यहां पर विधायिका की बात करने चल रहे हैं तो कौन सा आर्टिकल होगा, 52 से लेकर के 78 तक आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं। 52 टू 78 की बात हम लोग करेंगे किसकी, कार्यपालिका की, जिसमें आपको ध्यान में रखना है कि मुख्य तौर पर बात हम लोग करेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की। फिर इसके बाद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की। विधायिका की जब हम लोग बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कहां से हो जाती है, तो आर्टिकल 79 से इसकी शुरुआत होती है और विधायिका का लास्ट में कहां पर, आर्टिकल 123 तक इसकी बात हम लोगों को करनी है। जब केंद्र की न्यायपालिका की बात करते हैं तो आर्टिकल 124 से 147 तक, 124 से लेकर के 147 तक। और जब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करते हैं तो आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक इसका पूरा प्रावधान जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो यहां से अगर देखेंगे तो कुछ हद तक आपको, अच्छा इसको और थोड़ा सा आप एक्सपेंड कर लीजिए, जैसे कि यहां पर किसकी बात करना होगा, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की बात करेंगे, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे, फिर इसके बाद में यहीं पर हम लोग PM की बात करेंगे, साथ ही साथ में इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करेंगे। फिर यहां पर जब विधायिका की बात करेंगे तो कौन कौन सा पॉइंट आएगा, तो यहां पर लोकसभा की बात करेंगे, राज्यसभा की बात करेंगे, और जब न्यायपालिका की बात करेंगे तो यहां पर सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। और दूसरा यहां पर हो जाएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में, तो यहां पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, कैसे की जाती है, साथ ही साथ इसके कौन से कार्य होते हैं, तो इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हम लोग यहां पर कर लेंगे। तो एक पूरा ये ब्लूप्रिंट आपके सामने अब तैयार हो गया है। इस ब्लूप्रिंट के जरिए अगर आप देखेंगे तो जो चैप्टर्स हैं वो आपके बहुत आसान हो गए। अब हम लोगों को यहां से एक एक टॉपिक को स्टार्ट करना है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद, फिर लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये आपका जो केंद्र से संबंधित प्रावधान थे सरकार के अंग में, इसकी चर्चा हम लोगों को अब इसी क्रम में अपनी बात को आगे बढ़ाना है। चलिए एक एक करके अब हम लोग अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेते हैं किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। हेडिंग आप बनाएंगे राष्ट्रपति की, हम लोग शुरुआत करने चल रहे हैं। प्रेसिडेंट आपको पढ़ना है। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट होगा कि जो प्रेसिडेंट होता है ये क्या होता है, प्रेसिडेंट जो होता है यह संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। और साथ ही साथ हम लोग एक चीज और जानते हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ क्या बनाया गया है, गणतंत्र को यानी कि रिपब्लिक को हम लोगों ने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। और दोस्तों रिपब्लिक का मतलब आप जानते हैं कि रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो कैसा होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि हेड ऑफ स्टेट ये कैसा होना चाहिए, मस्ट बी इलेक्टेड होना चाहिए, मस्ट बी इलेक्टेड बाई, चाहे तो वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्टली बाय द पीपल। मतलब साफ है कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा, राज्य का प्रमुख जो होगा, वो चाहे सीधे तौर पर चाहे वो इनडायरेक्ट वे में देश की जनता के द्वारा क्या होना चाहिए, वो निर्वाचित होना चाहिए। ये पहली कंडीशन होती है गणतंत्र की। और एक चीज आपको ध्यान में होगा कि गणतंत्र को हम लोगों ने कहां से ले लिया था,
तो इसको हम लोगों ने फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया था। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद में आपने देखा था संवैधानिक प्रमुख है, संविधान का प्रमुख है, और इसमें जितनी भी नाम मात्र की कार्यपालिकी शक्तियां होती हैं वो सभी के सभी कहां पर होती हैं, तो ये राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल 52 है। चूंकि 52 से 51 तक की बात हम लोग केंद्र के बारे में करेंगे, तो आर्टिकल 51 में आपको जो प्रोविजन दिया गया है, यहां पर लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सिर्फ एक बात लिखी गई, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आर्टिकल 53 में लिखा गया है इसको समझेंगे। तो आर्टिकल 53 में बहुत सिंपल तरीके से आपको यहां पर यह बताया गया है कि समस्त कार्यपालिकी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। यहां पर क्या लिखा गया, यहां पर लिखा गया कि समस्त कार्यपालिकीय शक्तियां, समस्त कार्यपालिकीय शक्तियां ये कहां पर होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। समस्त कार्यपालिकी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। और एक चीज आप जानते हैं कि जो ये समस्त कार्यपालिकी शक्तियों की बात हम लोग कर रहे हैं, यहां पर समस्त शक्तियां कैसी होती हैं, तो ये सभी शक्तियां कैसी होती हैं, नॉमिनल होती हैं, यानी कि ये नाम मात्र की शक्तियां होती हैं। ये तो आप जान ही गए हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो राष्ट्रपति को मिलने वाली समस्त कार्यपालिकी शक्तियां हैं, ये राष्ट्रपति इनका उपयोग स्वयं से नहीं करता, बल्कि ये मंत्री परिषद की सलाह से करता है। और उस मंत्री परिषद का जो हेड होता है, प्रधान होता है, वो होता है आपका प्रधानमंत्री। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, ये आप इसको समझते हैं। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं ये नॉमिनल होता है। इसका जब हम लोग प्रयोग करने की बात करते हैं, तो प्रयोग ये किसके जरिए करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जरिए इसका यह प्रयोग करता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है, तो दोस्तों इसका हेड आप जानते हैं कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो अल्टीमेट वास्तविक शक्तियां किस में निहित हो जाती हैं, तो वो हो जाती हैं आपकी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद में। वास्तविक रूप में इसका उपयोग कौन करता है, तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद जो है वो इसका उपयोग करती है। तो यहां तक की बातें आपको यहां पर बहुत अच्छे तरीके से कंफर्म हो गया होगा। अब एक हेडिंग आप बनाइएगा और उसका नाम होगा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो होगा ये हम लोग अब अपनी अगली क्लास में देखेंगे। निर्वाचक मंडल, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। और इसका जो प्रोविजन किया गया है ये आपको मिल जाता है आर्टिकल 54 में, अनुच्छेद 54 में इसका प्रावधान है निर्वाचक मंडल की। चूंकि आप जानते हैं कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसका इलेक्शन इनडायरेक्टली बाय द पीपल होता है, तो सीधा सीधा यहाँ पर जनता वोट करने नहीं जाती। अब सीधा जनता वोट करने नहीं जाती है तो इसका मतलब है कि जनता ने जिन मेंबर्स को चुन करके भेजा है, जैसे विधायक होते हैं या फिर सांसद होते हैं, तो इन सभी के जरिए क्या होता है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन किया जाता है। तो उसके लिए एक निर्वाचक मंडल होता है, इसको हम लोग इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, और इसी के जरिए राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो हम लोग अपनी अगली क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो थोड़ा सा आपको समझने वाली होगी, चूंकि राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज 54 में बात करेंगे और 55 में प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या होती है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही है। अगली क्लास में हमारी और आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।